नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो में एक सीरीज लेकर आया हूं, 101% सीरीज। साथियों, आज के हमारा ये जो परिचय का वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि 101% सीरीज हमने इस 101% सीरीज रखने के पीछे रीजन क्या है, इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिकों की क्या 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 बेस रहेगा, इन टॉपिकों को किस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं, साथ ही ये टॉपिक कौन कौन सी कंपटीशन की एग्जाम में आने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मैं हूं हितेश कुमार। एजुकेशन की बात करें तो मैंने बीएससी बीएड कर रखी है और वर्तमान समय में मैं एमएससी कर रहा हूं मैथमेटिक्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सीकर की यूनिवर्सिटी है उससे मैं एमएससी कर रहा हूं। अब साथियों, हम पहले बात करते हैं 101% सीरीज का अर्थ क्या है। सीरीज का 101% नाम रखने के पीछे कारण क्या है। साथियों, इसका ये नाम रखने 101% नाम रखने के पीछे दो कारण है। साथियों, पहले कारण की बात करते हैं। 101% अर्थात 100 + 1, अर्थात साथियों, हम जो इन टॉपिकों के जिस क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा 100 + 1, अर्थात हम कम से कम फॉर्मूला का यूज करेंगे। जहां तक होगा हम फॉर्मूला को स्किप करेंगे और इन जो जो सवालों का जो बेस होगा उस बेस के आधार पर इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं और उनका हम बेस रखेंगे 100 + 1, अर्थात हम 100 और 1 मान के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथ ही हमने देखा है कि कंप्लीट मैथ पढ़ते पढ़ते काफी फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं जो हमें मैक्सिमम याद नहीं रहता है। एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे माइंड पर काफी प्रेशर रहता है, उस कारण वहां पे हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। साथियों, इसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर मैं आज आपके बीच आया हूं। 101% अर्थात 100 + 1 कॉन्सेप्ट। इसमें आपको फॉर्मूले कम से कम याद करने पड़ेंगे। साथियों, फॉर्मूले हम वहां पर ही इस्तेमाल करेंगे जहां पे कॉन्सेप्ट बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा, वहां पे सिर्फ कुछ स्थानों पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाकी हमारी ये जो सीरीज रहने वाली है वो लगभग विदाउट फॉर्मूले रहने वाली है। और साथियों, इसका दूसरा रीजन है 101% रखने का कि हम जो इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो टॉपिकों के क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो आने वाली एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में 0% से लेकर 101% सवाल इसी सीरीज से आएंगे। साथियों, हम जो टॉपिक लेंगे उसमें से एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं जो हमारी सीरीज से बाहर रहे और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलने वाले हैं। साथियों, हमारा टारगेट रहेगा एक एक टॉपिक को लेकर। हमने मैथ को दो भागों में बांट रखा है साथियों, एक तो अर्थमेटिक, दूसरी एडवांस मैथ। अर्थमेटिक्स में लगभग 16 टॉपिक है, इसके अलावा एक दो टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक और है। और एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में 6 टॉपिक है। हम एक एक टॉपिक को बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलने वाले हैं। साथियों, जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जिस दिन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस दिन मैं पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। क्योंकि साथियों, मैथ क्या होती है, प्रैक्टिस मांगती है। सर्वाधिक जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ का मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। साथियों, जो मैथ का हवा बना रखा है, जो मैथ का आपके मन में जो डर है, उस डर को निकालना मेन कारण है। इस सीरीज को आपके बीच लाने का यही मकसद है कि आपके मन में जो मैथ का डर है, जो हवा है, जो उसको निकालना है। साथ ही उसको निकालने के लिए जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको प्रत्येक वीडियो एक एक वीडियो देखना है। मैं जो कॉन्सेप्ट देखना बताता हूँ उसको अच्छे से समझना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं होते। और इसके अलावा आप भी कोई बुक, जो मार्केट में काफी बुकें अवेलेबल है, उपस्थित है, आप उनका भी यूज करके उनमें से कुछ क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो, अर्थात प्रैक्टिस के लिए आप अपने बेस पर भी कुछ बुक ले सकते हो। क्योंकि साथियों, किसी चीज को जानने के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं वो पूरे हो, तो ये आपको जानना के लिए आप एक्स्ट्रा बुक को यूज करिए। आप देखिए कि वो क्वेश्चन
हमारी बताई हुई तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो साथियों प्रैक्टिस तो आपको करनी है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। यदि आपने वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, किसी और का वीडियो देख लिया, आपको एक दो दिन याद रहेगा, 2 दिन बाद वो आप भूल जाओगे, आप देखा बिना देखा हो जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक मैथ का कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों हमारा जो आज का टारगेट रहेगा, एक ही टॉपिक हम जानेंगे इस वीडियो में कि टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चनों को हम इस टॉपिक में आगे देखने वाले हैं। तो साथियों हमारा पहला टॉपिक होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम जानेंगे नंबर, इसका जाति मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, संख्याओं के प्रकार क्या है, संख्याओं का क्रम क्या होता है, संख्याओं के आधार पर जो भी क्वेश्चन है, इसके भाज्यता, अभाज्यता, अपरमेय, अपरमेय अर्थात जो संख्याओं के प्रकार है, इनके आधार पर क्वेश्चनों को हम पहले टॉपिक में कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा साधारण दशमलव भिन्न। साधारण दशमलव भिन्न हम जानेंगे तो भिन्न क्या है, साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, इनको पहचानेंगे, इनकी संक्रियाओं को देखेंगे, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, भिन्नों का क्रम कैसे देखा जाता है, जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना, भिन्न में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, अंश में कुछ जोड़ा जाता है, हर में कुछ जोड़ा जाता है। इस प्रकार के जो सभी क्वेश्चन होंगे वो इस टॉपिक में हम लेंगे, साधारण और दशमलव भिन्न में। अगला टॉपिक रहेगा हमारा लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति। हम देखेंगे लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति कैसे निकाला जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मतलब 2-3 तरीके से लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति निकाला जाता है। हम एक ही टॉपिक को देंगे कि मतलब एक क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा, जो इजी लगेगा, आप वही तरीका अपनाना है। हमारा जो मेन टारगेट है समय, मैथ में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें एग्जाम हॉल में 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है। अब 1 मिनट के टाइम में हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर हमें इसका सॉल्यूशन करना है और फिर गोला भी काला करना है। तो साथियों एक गोले को काला करने के लगभग 4-5 सेकंड लग जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 10 सेकंड लग जाते हैं, समझने के 10 सेकंड लग जाते हैं, बाद में हमारे पास बचेगा लगभग 35 से 40 सेकंड, 35 से 40 सेकंड। तो साथियों हमारा टाइम रहेगा कि 35 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो इसी 35 से 40 सेकंड में हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बेस के आधार पर ही हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारे पास टाइम है, उसी टाइम के आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो साथियों में यदि फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम जो कंपटीशन एग्जाम में हमें नहीं मिलता है, हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मात्र 30-35 सेकंड मिलते हैं, 35-40 सेकंड मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 35 से 40 सेकंड है जो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मिलता है। बाकी टाइम में तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और हमें टिक भी करना होता है, गोला भी काला करना होता है, टाइम में लग जाता है। तो 35 से 40 सेकंड में हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसके लिए हम बेस से देखेंगे जिसमें कम से कम कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। कुछ ऑप्शन बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ काट के भी ऑप्शनों को काट के भी हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इस एक ही टॉपिक को देखने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा सरलीकरण। सरलीकरण साथियों, सरलीकरण वैसे छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की काफी आवश्यकता होती है। इसमें हम बात करेंगे बोर्डमास रूल, ब्रैकेट, बार, इन सभी बातों की हम इसमें बात करेंगे। बात करते हैं घातांक एवं करनी। साथियों घातांक एवं करनी हम जानेंगे घात, संख्या पर घात कैसे लगाई जाती है, घात को कैसे हटाया जाता है, यदि आधार समान है तो घातों को गुणा कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, क्रम क्या होता है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है घात के आधार पर। इसके अलावा इसमें कुछ वर्ग और घन के भी 2 फॉर्मूले हैं, एक भी मतलब बीजगणित का एक तरह से देखिए तो 2 फॉर्मूले इसमें आते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा अनुपात से अनुपात और मिश्रण। साथियों अनुपात से अनुपात और मिश्रण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने पर ये टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक के आधार पर पूरी मैथ कंप्लीट हो सकती है। जैसे प्रतिशत अनुपात से अनुपात है, हमारा जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो इन 2 टॉपिकों के आधार पर रहेगा। प्रतिशत अर्थात 100 प्लस 100% और 1 है, इस आधार पर हम पूरी मैथ को कंप्लीट करने वाले और इसमें अनुपात लगाएंगे, परसेंट के आधार पर अनुपात, और उस आधार पर हम कंप्लीट मैथ को करने वाले हैं विदाउट फॉर्मूले। इसको हम बेस बोलते हैं या एक की रूल भी बोल सकते हैं। इस एक की रूल
अनुपात से अनुपात और प्रतिशत, इन 2-3 टॉपिकों से हम कंप्लीट मैथ को करने वाले हैं, जिसमें फॉर्मूले बिल्कुल कम होंगे, नए के बराबर फॉर्मूले होंगे, कुछ गिने चुने फॉर्मूले होंगे जिनको जो हमें ऑलरेडी याद रहते हैं, जो हमें पहले से याद है, उन्हीं फॉर्मूले को यूज करने वाले। आगे और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बेस समझना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन का बेस समझना है, फिर हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा औसत है। साथियों, हम औसत में देखते हैं कि बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन से दूर रहेंगे। हम देखेंगे कि औसत के फॉर्मूले में, औसत के क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या घटाया है, क्या जोड़ा है। उस छोटी सी कैलकुलेशन के आधार पर 2 जोड़ते हैं, 4 घटाते हैं, उस आधार पर अनुपात देखेंगे, उसमें रिलेशन बनाएंगे और उस रिलेशन के आधार पर ही हम औसत की स्वाद निकालेंगे। वैसे औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अर्थात साथियों, ये फॉर्मूला तो सभी को आता है। इसके अलावा इसमें होती है कैलकुलेशन, काफी बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, उनकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होता है, बड़ी बड़ी गुणनखंड होते हैं, तो उस पर करने के लिए टाइम लगता है और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में हमें 1 मिनट मिलता है और 1 मिनट में उन क्वेश्चनों को यदि सॉल्यूशन करना बैठेंगे, उस कैलकुलेशन को करना बैठेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो उस कैलकुलेशन में बचने के लिए हम क्या करेंगे, 101% सीरीज का यूज करेंगे, 101% कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसी प्रकार प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत कहने पर एक टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक नहीं है, कंप्लीट मैथ इसी में समाई हुई है। प्रतिशत में हम देखेंगे प्रतिशत, जैसे इसमें कुछ बट्टे होते हैं प्रतिशत, कुछ अनुपात और कंप्लीट मैथ प्रतिशत में ही समाई हुई है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा लाभ हानि और बटा। लाभ हानि और बटा वैसे अपने आप में देखें तो ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभ हानि में एक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा है, ए ने किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा है, तो उसे 20% का लॉस हुआ, तो वो 20% का लाभ कमाने के लिए ए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो साथियों, अब हमें दे रखा है 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है, मतलब 80% में उस वस्तु को बेचा है। 80% बराबर कितना है, 800 रुपए दे रखा है। हमें पूछा क्या है, 20% का फायदा पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, अर्थात हमें इस वस्तु को 20% फायदे पर बेचे तो कितने रुपए में बेचना है। तो हमें पता है 1% बराबर कितना हो गया, 800 बटे 80। अब हमें क्या करना है, 20% का फायदा ज्ञात करना है, अर्थात 120, 100 प्लस 20 अर्थात 120 है। 120 इस साइड ही क्या करेंगे, 120 से मल्टीपल करेंगे। साथ ही ये आंसर आ गया। यदि हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा होता तो यहाँ पे 100 से मल्टीपल कर देते, क्रय मूल्य में अपने आप 100% है, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीपल कर देते। तो साथियों, ये कॉन्सेप्ट एक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम लगभग लाभ हानि निकाल सकते हैं, कंप्लीट लाभ हानि लगभग क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मतलब बात करें तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के लगभग क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से निकाले जा सकते हैं, जो 1% का है, परसेंट का कॉन्सेप्ट है, अनुपात से अनुपात का तरीका है, एक की रूल का तरीका है। यही टॉपिक नहीं, सभी टॉपिकों को हम इसी फॉर्मूले से याद करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट से याद करने वाले हैं। हम बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम फॉर्मूला का यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना इजी टॉपिक होगा, आप देखोगे कि इससे इजी टॉपिक तो मैथ में कुछ है ही नहीं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 2000 रुपए है, 2000 रुपए का 10% दर के हिसाब से हमें 2 वर्ष का ब्याज पूछ लिया, तो 10% का मतलब होता है 10 बटे 100 अर्थात 110, 1 बटे 10। अब एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 बटे 10 अर्थात 200 रुपए, और दूसरे वर्ष का 200 रुपए, टोटल ब्याज कितना होगा, 400 रुपए। अब यदि यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में होता कि 2000 रुपए 10% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो साथियों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, फर्स्ट साल के लिए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, और इससे अगले साल के लिए ब्याज लगता है, अर्थात 200 पर भी 1 बटे 10%, 1 बटे 10 लगेगा, तो 1 बटे 10 200 का होगा 20 अर्थात 420 रुपए ब्याज होंगे। साथियों, हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि की ब्याज कितना है, 20 रुपए, और ब्याज दर कितनी है, 10%, तो मूलधन कितना होगा। तो साथियों, हम इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमें अंतर दे दिया, साधारण ब्याज देके चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज देके साधारण ब्याज पूछ लिया, परसेंट दर पूछ ली,
और मूलधन पूछ लिया। इस एक तरीके से सभी क्वेश्चन हो सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं, जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परसेंट के आधार पर कॉन्सेप्ट है। तो साथियों मैथ बड़ी ही इजी सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकती। यह मैथ एक मनोरंजनात्मक सब्जेक्ट है। यदि एक बार आपने इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले लिया ना, तो इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकती। जैसे आप मनोरंजन के लिए मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, रील देखते हो, इसी प्रकार आने वाले कुछ टाइम में यदि आपने इस सीरीज कंप्लीट सीरीज को देख लिया, मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट को देख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि मनोरंजन के लिए मैथ निकालोगे, मैथ की प्रैक्टिस करोगे। साथियों ये सत्य बात है, मैथ एक मनोरंजनात्मक सब्जेक्ट है, इससे इजी सब्जेक्ट कोई और हो ही नहीं सकती। इसमें बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्या हवा बना रखा है, मैथ से दूर भागते क्यों भागते हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद आप खुद बोलोगे, ये मेरा दावा है कि आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया, आपने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा, यदि आप उस हिसाब से चले तो आने वाले समय में मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होगी, मैथ का कोई भय नहीं होगा। आप फिर मनोरंजन के लिए मैथ निकालोगे, मैथ पढ़ने के लिए नहीं, मैथ मनोरंजन के लिए मैथ निकालोगे साथियों। अब हम बात करते हैं आगे के कुछ टॉपिकों की ओर। साथियों अगला हमारा टॉपिक है साझेदारी। साझेदारी में क्या होता है साहब, दो या दो से अधिक कुछ पर्सन होते हैं, कुछ मशीनें होती है, उसमें टाइम होता है, कुछ पूंजी लगाई जाती है और उसके आधार पर एक अनुपात निकालते हैं हम, और उस अनुपात प्रॉफिट लॉस और देखा जाता है। इसमें दो या तीन चीज दी जाती है, जैसे ए और बी मिलके कुछ कोई व्यापार करते हैं कुछ समय के लिए, जैसे मान लो एक साल मतलब 12 महीने के लिए, और कुछ परसेंट पूंजी लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, जो अनुपात आएगा वो अनुपात क्या होगा, इनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। इसमें टोटल प्रॉफिट देखिए एक का पूछ लेगा, एक का देके दूसरे का पूछ लेगा, एक का देके टोटल पूछ लेगा, अर्थात एक चीज मिसिंग करेगा बाकी दे देगा और वो निकालना ईजीगा। जो ये अनुपात से अनुपात और प्रतिशत एक ही रूल इसमें लगेगा, मतलब टोटल में तरीका एक ही, कंप्लीट में तरीका एक ही। अगला हमारा टॉपिक होगा कार्य समय और वेतन। कार्य समय और वेतन, इसमें कुछ व्यक्ति होंगे कुछ समय के लिए काम करेंगे, एक उनकी कार्य क्षमता होगी, वही तरीका कार्य क्षमता हमें अभी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो बट्टी का सवाल दिखा था 1/10, उसी आधार पर हम कार्य क्षमता निकालेंगे। और एक व्यक्ति उसमें कुछ महिला कुछ पुरुष कुछ बच्चे को साथ में करेंगे, उनका वेतन करेंगे, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर टोटल टाइम निकालेंगे, एक के लिए टाइम निकालेंगे, सभी के लिए टाइम निकालेंगे। एक का देखे दो मतलब पुरुषों का देखे महिला को पूछ लेगा, महिलाओं को देखे बच्चों का पूछ लेगा, इसी प्रकार से इसमें कुछ क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं हम चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी, इसका एक फॉर्मूला है, चाल समय का एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन करेंगे और बाकी तो हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। 101% तो सभी में लगेगा, 101% तो सभी टॉपिकों में लगेगा। 101 का मतलब ही 101% है, मतलब 100 नहीं 101% है, तरीका एक है और 101% मैथ में यूज होगा। नाव धारा आपने पढ़ी है, नाव की दिशा के आधार पर इसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे धारा की चाल दे दी, नाव की चाल दे दी, धारा की दिशा में नाव, विपरीत दिशा में नाव, एक देखे दो दूसरा पूछ लेगा, वही है एक दो चीज देखे एक मिसिंग करेगा और दूसरी वाली पूछेगा। अब हम बात करते हैं साथियों एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में पहला है बीजगणित में कुछ फॉर्मूले हैं, गिनी चुनी के 5 या 6 फॉर्मूले, जिसमें 2 फॉर्मूले तो हमने वर्ग और क्यूब में यहाँ पे देख लेंगे, 2 फॉर्मूले तो यहाँ पे बात कर लेंगे वर्ग और क्यूब की। इसके अलावा 1-2 फॉर्मूले और होंगे, बाकी इतना आसान टॉपिक है कि एक बार समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन देखते हैं आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा इसका आंसर तो 10 सेकंड में आएगा। इसी प्रकार सरलीकरण समीकरण में साथियों हम देखेंगे एक चर की समीकरण, दो चर की समीकरण, अक्स वाई मान के कुछ मतलब काफी क्वेश्चन आते हैं, एक चर वाली दो चर वाली, मुख्यतः हम एक चर और दो चर दोनों की हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति साथियों ये होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आधारित होती है कंप्लीट त्रिकोणमिति। इसमें 6 अनुपात होते हैं, साइन टेन कोट सेन कोट, इसी प्रकार 6 अनुपात होते हैं। उन अनुपात के आधार पर इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक भी रखेंगे। इसके अलावा जो सारणी है, जो आपने देखा होगा कि कोणों के आधार पर हम सारणी बनाते हैं,
कम से कम देखेंगे तो सारणी को हमें याद नहीं करना पड़े। कॉन्सेप्ट और अनुपात के आधार पर हम इसको भी करने वाले हैं। हमें सारणी के मान नहीं याद करने हैं, हम क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पर और एक अनुपात के आधार पर टोटल क्वेश्चन करने वाले। हाइट और डिस्टेंस वाला जो इसमें टॉपिक करना है उसको तो एक अनुपात में पूरा टॉपिक कंप्लीट है। न इसमें हमको 10 लगाएंगे, न 60 डिग्री, न यूनियन, न अवनन, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। त्रिकोणमिति का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको अनुपात से। इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। टेन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं, कहां टेन थीटा आया पता ही नहीं, कोई टेन थीटा नहीं आता। हाइट और डिस्टेंस में बोलो टेन थीटा आता ही नहीं है। सारणी के मान रखने ही नहीं है, जो दे रखा है उसको अनुपात के आधार पर एक अनुपात निकालेंगे, वो अनुपात से टोटल क्वेश्चन होगा। क्षेत्रमिति और परिणाम 2D, इसमें कुछ 4-5 फॉर्मूले होंगे फिक्स है, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है, ये टॉपिक बेस है फॉर्मूले बेस पर, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट काफी लंबा है। वैसे कॉन्सेप्ट बेस पर तो होते ही है सभी क्वेश्चन, पूरी मैथ है वो कॉन्सेप्ट बेस पे होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस में बात करें तो काफी लंबी होती है। तो हम इन दो टॉपिकों में उस कॉन्सेप्ट को स्किप करेंगे, जो फॉर्मूले हैं गिनी चुनी। जैसे 2D की बात करें तो 2D में वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, वर्ग आता है, आयत आता है, चतुर्भुज आता है। इनके क्षेत्रफल परिमाण की बात करेंगे। बात करें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आता है 3D की आकृति। जैसे हवा में कोई आकृति, जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गए, उनके आयतन की बात करें, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकदम इजी टॉपिक है। इसमें क्या होता है, गिनती के कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट मान पुटअप किया और आंसर आए। और कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं होती इसमें, बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और डायरेक्ट मान रखा आंसर आया। सबसे इजी टॉपिक यही है, इजी टॉपिक है, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मूले बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, क्योंकि उसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखा और आंसर आ गया। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता भी हम पढ़ेंगे। साथियों हमने देखा है पिछली कुछ एग्जाम में प्रायिकता में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उस लेवल के हिसाब से प्रायिकता को पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है, जैसे पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम, जो वेन आरेख के, वो 2-3 टॉपिक हम और पढ़ेंगे। तो साथियों ये हमारी जो मैथ है, जो हमने 2 पार्ट में बांट रखी है, एक तो एडवांस मैथ आ गई, एक तो साथियों अब हम बात करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। हम कुछ समय पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो साथियों आज का हमारा पहला टॉपिक हुआ संख्या पद्धति। साथियों हम संख्या पद्धति की बात करेंगे पहले। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। साथियों हम जानेंगे संख्या पद्धति, पहले हम इसका कुछ परिचय जान लेते हैं संख्या पद्धति कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, और ये कौन कौन से एग्जामों में आते हैं। साथियों संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, ऑल कंपटीशन एग्जाम में संख्या पद्धति के क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे मैथ आती है, जहाँ पे मैथ का नाम है, वहां संख्या पद्धति तो अवश्य ही मिलेगी आपको। साथियों ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ हो और संख्या पद्धति ना आए, अर्थात जिस कंपटीशन एग्जाम में मैथ है उसमें संख्या पद्धति का टॉपिक तो अवश्य आएगा। अब बात करते हैं साथियों इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का मान, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं की भाज्यता का क्रम, कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य हो रही है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, और संख्याओं में इकाई मान क्या है। यदि घात का क्वेश्चन है तो इसमें इकाई का मान कैसे निकालते हैं, विदाउट घात की ऐसी नॉर्मल संख्या है तो उसमें इकाई का मान कैसे निकालते हैं। संख्याओं की कुछ संक्रियाएं हैं जैसे उनको जोड़ना, घटाना, कुछ लंबी बड़ी संख्याएं हैं उनको गुणा करना। इस प्रकार के हम कुछ टॉपिक जो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं संख्याओं का मान। हमारा पहला टॉपिक होगा संख्याओं का मान।
संख्या का मान है। साथियों, किसी भी संख्या में संख्या का मान दो तरीके से निकाला जाता है। पहला होता है जातीय मान, जातीय मान है, और दूसरा होता है स्थानीय मान है। स्थानीय मान। साथियों, इनसे हमें काफी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं हम जातीय मान की। साथियों, जातीय वह मान है, किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं संख्या होती है। जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोई संख्या है, इसमें हम बात करते हैं 7 की जातीय मान की, तो इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। साथियों, किसी भी संख्या में जातीय मान वो संख्या स्वयं होती है। जातीय मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या है वही उसका क्या है? जातीय मान। और हम बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान अर्थात संख्या का स्थानीय मान बदलता है। जैसे संख्या का स्थान बदलेगा उसी प्रकार संख्या का स्थानीय मान बदलता जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 7 की स्थानीय मान की, तो 7 का स्थानीय मान क्या है? इस संख्या में 7 का स्थानीय मान है 100 से, अर्थात इकाई की स्थान पर जो संख्या है उसका स्थानीय मान होता है स्वयं संख्या 5 इंटू 1 है। जो दहाई के स्थान पे है उसका स्थानीय मान होता है 6 इंटू 10 है, क्योंकि इसके आगे का है इकाई का अंक है। एक अंक बढ़ेगा एक जीरो बढ़ेगा, एक अंक आगे बढ़ेगा एक जीरो नीचे बढ़ता जाएगा। जैसे 7 की स्थानीय मान की बात करते हैं तो 7 का स्थानीय मान है 7 इंटू 100, क्योंकि इसके आगे कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। जैसे 2 की स्थानीय मान की बात करते हैं तो 2 इंटू 1000 है, क्योंकि इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 4 की स्थानीय मान की संख्या बात करते हैं तो इसके आगे 10,000 है। साथियों, ये जो स्थानीय मान होता है इनका योग इस संख्या के बराबर होता है। इस संख्याओं का योग, जो स्थानीय मान संख्याओं का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे हम बात करते हैं 5, 60, 700, तो साथियों इसका देखेंगे हम, तो इन सभी का योग क्या होता है? इस संख्या के मान के बराबर है। अर्थात सभी संख्याओं के स्थानीय मान को जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी? खुद संख्या वापस प्राप्त होगी। तो इसमें क्वेश्चन किस आधार पे आते हैं वो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक संख्या दे दी, इसमें पूछ लिया क्वेश्चन है हमारा 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? 7 का, साथियों इस क्वेश्चन में कुछ चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। 7 का स्थानीय मान वह जातीय मान में अंतर कितना है? साथियों ये हमारा क्वेश्चन है, 7 का इस संख्या के मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना है। अब हम पहले बात करते हैं 7 के स्थानीय मान कितना है। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान है, 7 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, अर्थात 2 जीरो माइनस। और जातीय मान की बात करते हैं, जातीय मान क्या होता है? वो स्वयं संख्या है, तो -7 है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 693। तो स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है, 6 का जातीय मान क्या है। लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि इसमें 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। अब साथियों, अब हमारा अगला टॉपिक होगा संख्याओं के प्रकार। संख्याओं का प्रकार। साथियों, संख्याएं कई प्रकार की होती है। जैसे बात करते हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाजक संख्याएं, अभाजक संख्याएं, इस सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो हम एक एक संख्या को हम पहले जानेंगे कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। संख्याओं के प्रकार है। साथियों बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। इसमें पहली संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है जिससे बोलते हैं नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर, और एन से इसे डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत वह संख्या ही है जहां से गिनती स्टार्ट होती है। इस प्रकृति में जहां से गिनती स्टार्ट होती है, किसी संख्या को गिनना स्टार्ट करते हैं, वही संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। अर्थात प्राकृत संख्या कौन सी है, जहां से गिनती स्टार्ट होती है। गिनती कहां से स्टार्ट होती है, एक से, अर्थात 1 2 3 4 5 इस प्रकार इंफिनिटिव तक चलती है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वो संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं। इसके अलावा अगली संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या है साथियों, यदि प्राकृत संख्या में यदि जीरो जोड़ दिया जाता है, प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दें तो वो संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर दें, जीरो जोड़ दें, जीरो शामिल कर दें तो वो क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। अगली होगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, साथ ही इन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है, आपको पता भी है, लेकिन हमारा मकसद क्या होगा, जीरो जो टॉपिक लेने वाले हैं हम उसको जीरो लेवल से लेके 101% तक लेके जाना है। तो पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। हालांकि आपने इस संख्याओं के बारे में पढ़ा है, आपको इन संख्याओं के बारे में पता भी है कि प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी है, भाज्य कौन सी है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है। लेकिन फिर भी हम एक सरसरी नजर से एक बार इन पे वापस देख लें, ताकि हमारा जो टारगेट है 101 जीरो से लेकर 101% तक टॉपिक को पहुंचाना, उसको पूर्ण करने के लिए हमें टॉपिक को कहां से लेगा, ग्राउंड लेवल से लेना होगा। एकदम जीरो से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एंड तक, जहां तक कंपटीशन एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं वहां तक हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब हमारी अगली संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में साथियों प्लस माइनस और जीरो सभी संख्याएं शामिल होती है। जिस संख्या में माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, वो संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्या है। साथियों पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो माइनस की पूर्णांक संख्या है, एक प्लस की पूर्णांक संख्या है। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और प्लस आई, प्लस आई का मतलब होता है एक से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। और माइनस है, माइनस पूर्णांक संख्या है, जो माइनस की है वो क्या है, माइनस पूर्णांक संख्या। अर्थात साथियों जो पूर्णांक संख्या है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्लस की पूर्णांक संख्या जिसमें आई प्लस के नाम से लिखते हैं, और आई माइनस के नाम से जो माइनस की पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक की संख्याओं में प्लस की, माइनस की और जीरो सभी संख्याएं शामिल होती है किसमें, पूर्णांक संख्या में। अब हम हमारी अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या होगी मेरी सम संख्या, जिसे बोलते हैं इवन नंबर है। अगली हमारी कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। सम संख्या, साथियों सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो से पूर्णतः भाग जाता हो। जो संख्याएं दो से पूर्णतः भाजक होती हो वह संख्याएं क्या है, सम संख्याएं। या फिर जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या क्या है, सम संख्या। अर्थात जिस संख्या में दो से पूर्ण भाग हो या फिर जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या क्या है, सम संख्या है। जैसे हम बात करते हैं ये संख्या, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 और इसमें 2 का पूर्णतः भाग जाता है, तो ये संख्या क्या है, एक सम संख्या। और हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या जिसे बोलते हैं ओड नंबर है, विषम संख्या। साथियों जिसमें इकाई का अंक 1 3 5 7
और 9 हो, वो संख्या क्या है? विषम संख्या। अर्थात जिस संख्या में 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता वो संख्या क्या है? विषम संख्या। सम संख्या में 2 का पूर्णतः भाग जाएगा, विषम संख्या में 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा। सम संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8। इसी प्रकार विषम संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 1, 3, 5, 7 और 9। ये क्या कहलाती है? विषम संख्या। और जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। अब हम अगली संख्या की बात करेंगे, परमेय संख्या। परमेय संख्या साथियों, परमेय वो संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या को साथियों हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साथियों यदि q का मान 0 होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी का कोई मान नहीं होता है। इन्फिनिटी अर्थात यदि यहाँ पे मानो कि कोई संख्या जैसे 0 ले लिया q की जगह, मानो 5/0, 5/0 का मान अभी तक पता नहीं चला है। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, अर्थात जिसका मान हमें पता नहीं है। तो q क्या होगा यहाँ पे? नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q की जगह 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। परमेय संख्या, परमेय संख्या वो संख्या है जिसमें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q की जगह 0 लेते हैं वो संख्या क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का कोई मान हमें पता नहीं होता, अर्थात किसी भी संख्या में 0 का भाग देना आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, खोज नहीं हुई है कि किसी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं? ये एक इन्फिनिटी नंबर है, तो q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात करें तो परमेय संख्या वो सभी संख्या है जिसमें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4, क्योंकि 4 के नीचे एक लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं 22/7। साथियों 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन बात करते हैं हम पाई की। पाई एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं। पाई परमेय संख्या नहीं है, लेकिन 22/7 परमेय संख्या ही है, क्योंकि पाई का मान पूर्णतः 22/7 नहीं होता है। इसमें 0.2 में कुछ मान होता है, हमने मानना है पाई बराबर 22/7 लगभग मान रख के हम करते हैं। इसीलिए पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या ही है, लेकिन परमेय 22/7 क्या है? परमेय संख्या है। हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। और जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है? परमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक तो देख लिया पाई को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मान पॉइंटों में होता है, वो एक अनंत तक चलता है, 3.147 आगे चलता ही रहता है। इसके अलावा जो रूट में जो संख्या होती है, जैसे रूट 5 है, रूट 5 को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ये भी क्या है? एक परमेय संख्या ही है। लेकिन बात करते हैं रूट में 25 है। रूट में 25 है, क्या रूट में 25 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? रूट में 25 एक क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम रूट में 25 है उसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल संभव है, इसका वर्ग संभव है। तो जो संख्या रूट में है जिनका वर्ग संभव है वो क्या है? परमेय संख्या है। और जो संख्या रूट में है जिनका वर्ग संभव नहीं है वो क्या है? अपरमेय संख्या है। जैसे हम बात करते हैं रूट 7 है, रूट 7 को हम पूर्णतः बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन इसी जगह 9 होता, क्या 9 एक अपरमेय संख्या है? 9 अपरमेय संख्या नहीं है, 9 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 लिख सकते हैं, इसीलिए 9 एक क्या है? परमेय संख्या है। रूट में 9 एक परमेय संख्या है, लेकिन रूट में 7, रूट में 10, रूट में 11 ये क्या है? अपने आप में अपरमेय संख्या है, इससे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। और जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 है क्या है? 9 बराबर 3 होता है,
√9 बराबर 3 होता है, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो अर्थात इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की। भाज्य और अभाज्य संख्या की। भाज्य संख्या साथियों, भाज्य संख्या वह संख्या ही है जिसमें टुकड़े किए जा सकते हैं, 1 और 0 के अलावा अन्य टुकड़े भी किए जा सकते हैं, अन्य गुणनखंड भी किए जा सकते हैं, अन्य संख्या का भाग भी दिया जा सकता है। अर्थात जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः भाग किया जा सकता हो, पूर्णतः भाग दिया जा सकता हो, वो क्या है, एक भाज्य संख्या ही है। अर्थात जिसके टुकड़े संभव है। जैसे हम बात करते हैं 8 है, 8 के टुकड़े संभव है, 8 में 1 का, 8 का, इसके अलावा 2 का, इसके अलावा 4 का, इन सभी का भाग जाता है। तो ये संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या ही है। 1, 2, 4 और 8 है, इसके लिए टुकड़े किए जा सकते, इन सभी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ये क्या है, भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की साथियों, अभाज्य संख्या वो संख्या ही है जिसमें हम 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1 का जाता हो या फिर स्वयं का जाता हो। 1 व स्वयं के अलावा किसी संख्या का पूर्ण भाग नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता, वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता हो, अर्थात जिस संख्या के टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे 7 है, 7 में 1 का जाता है और 7 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। इसको हम 1 × 7, इसके अलावा कोई भी टुकड़ा नहीं लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं 13 की, जैसे हम बात करते हैं 13 की, 13 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, 1 और 13 के अलावा। तो ये क्या है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं कुछ अभाज्य संख्याओं की। जैसे हम बात करते हैं 0 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 0 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और 0 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। तो और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं 0 से 1, कुछ संख्याओं को देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 0 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और वो कौन कौन सी होती है, या ऐसे पूछ लेते हैं 0 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 0 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो साथियों, हमें औसत निकालने के लिए कम से कम पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है 0 से और 50 के बीच में। हम याद करेंगे 0 से लेकर 50 तक जो 15 अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन में औसत निकालने के हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि अभाज्य संख्या है कौन सी। तो हम पहले बात करते हैं 0 से लेकर 50 तक कौन कौन सी अभाज्य 15 अभाज्य संख्या है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 8, 9 के बाद 10 नहीं आती, 11,
11 के बाद 12 नहीं आती है, 13 के बाद 14 नहीं आती है, 15 नहीं आती है, 16 नहीं आती है, 17 के बाद 18 नहीं आती है, 19, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 के बाद 30 नहीं है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है, 31 के बाद 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 है, 39 भी नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 41 के बाद 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, और 47 के बाद 49 भी है, 49 नहीं है, 49 में तो 7 आ जाता है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो साथियों 0 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है जो हमने देख लिया। अब हम साथियों बात करते हैं 2 की। 2 की बात करते हैं साथियों। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या ही है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या ही है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या है। बाकी अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है, लेकिन एकमात्र 2 सम ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 साथियों 1 भाज्य है या अभाज्य है? 1 क्या भाज्य है या अभाज्य है? साथियों 1 एक अपवाद है, 1 न तो भाज्य संख्या ही है और न ही अभाज्य संख्या ही है। अर्थात 1 न तो भाज्य संख्या है भाज्य संख्या है और 1 न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये एक अपवाद है, एकमात्र ऐसा अपवाद है एक जो न तो भाज्य है न अभाज्य है। और बात करते हैं 2 की। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो साथियों याद रखना 2 सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, 1 न भाज्य है न अभाज्य संख्या है। अब हम अगली बात करते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं की। साथियों वास्तविक संख्या वो संख्या है जो संख्या संभव है, पॉसिबल है, और काल्पनिक वो संख्या है जिसमें जो पॉसिबल नहीं है, जो हम देख तो सकते हैं, जिसको हम लिख तो होते हैं लेकिन वो रियल में उसका कोई मान प्राप्त नहीं होता है, वो संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। लगभग सभी संख्याएं होती है वो संख्या होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या कुछ ही संख्याएं होती है। पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या जो संख्या रियल होती है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, जो संख्या रियल होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या। सभी पूर्णांक होते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक संख्या है ना, वो वास्तविक संख्या है। सभी सम संख्या है वास्तविक संख्या है, सभी विषम संख्या है वास्तविक संख्या है, सभी परमेय संख्या है वास्तविक संख्या है। लेकिन बात करते हैं अवास्तविक संख्या की। बात करते हैं अवास्तविक संख्या की। साथ ही कुछ संख्या ऐसी होती है जिसको हम लिखने पर तो लिखते हैं लेकिन उनका रियल में कोई मान नहीं है, वो क्या है? अवास्तविक संख्या है। जैसे हम बात करते हैं -√5 है, रूट के अंदर माइनस की जो संख्या है वो क्या, एक संख्या क्या है? इमेजिनरी संख्या है, अवास्तविक संख्या है, इसका कोई मान नहीं है। जो रूट के अंदर माइनस है, जो पूर्ण
वो एक संख्या नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, वो क्या है, एक अवास्तविक संख्या है। और बाकी सभी संख्याएं क्या वास्तविक है, जैसे पाई, पाई भी वास्तविक संख्या है, पी बटे क्यू वाली संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है, 22/7 भी क्या है, वास्तविक संख्या ही है। लेकिन जिस संख्या का मान संभव नहीं है वो क्या है, अवास्तविक संख्या है। अभी रीट की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, एक तो पाई दे रखा था, एक 22/7 दे रखा था, एक -3 दे रखा था, और एक संख्या और दे रखी थी, कुछ पॉइंटों में दे रखा था, लेकिन उसका मान डायरेक्ट निकल रहा, कुछ पॉइंटों में था जैसे 4.735, ऐसे उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं। कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं, ये रीट का क्वेश्चन है, रीट 2013 की जो अभी लगी थी, रीट 2012 एग्जाम 2013 में थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, मैथ साइंस वालों के आया था, निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्याएं थे। तो उसमें जो रूट में जो आंसर था, रूट में जो माइनस का था वो आंसर सही है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, वैसे इजी क्वेश्चन है। जो वास्तविक संख्या है, सभी संख्याएं जिसका मान संभव है वो क्या है, वास्तविक संख्या। जिनका मान संभव नहीं है, वैसे इसको रूट वाली संख्या को आयटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आयटा √3, इसका रियल मान ये होता है, क्योंकि आयटा बराबर होता है माइनस को 1 रूट है, लिखते हैं, लेकिन आयटा का रियल मान नहीं है। आयटा को माइनस में √1 को ही आयटा लिखते हैं, लेकिन माइनस में जो संख्या है रूट में, उसका मान पॉसिबल नहीं है, लिखने को लिखते ही है आगे। तो साथियों, आज की हमारी क्लास में हमने परिचय देखा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस सीरीज में। सभी एक एक टॉपिक की बात की कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से सवालों के बारे में हमें जानकारी लेंगे। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया संख्या पद्धति, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ली। हमें संख्याओं के प्रकार के बारे में जानना है, संख्याओं के मान जाने हैं, और आगे का वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। हर रोज का एक वीडियो डालूंगा लगभग शाम के टाइम पे, और जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा उस टाइम पर मैं PDF डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अभी ज्वाइन करें ताकि बिना देरी के आप प्रैक्टिस कर सको। आपको जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा उससे पहले मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम साथियों।